अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत अपोजिशन के लिए नया महाज खोलने जा रही है। वज़ीर आज़म ने आज ये कहा है कि सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले होंगे और शो ऑफ हैंड्स के जरिए होंगे। आज पेशावर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शो ऑफ हैंड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। माजी में सेनेट के इंतखाबात पर पैसा चलता था, हमने अपने 20 MPs को हॉर्स ट्रेडिंग पर पार्टी से निकाला। हम हुकूमत में हैं, हम चाहें तो खुफिया राय शुमारी का फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन बेशक हमें फ़ायदा ना हो, सेनेट इंतखाबात शफाफ तरीके से होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे। ये कहते हैं हमने कब NRO मांगा है। उन्होंने नैब तरमीम के मामले पर लिख कर 34 सफ़ात का NRO मांगा। उन्होंने जो तरमीम दी इसका मतलब नैब को दफन करने के मुतरादिफ था। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हमने अपोजिशन को मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की और डायलॉग का बेहतरीन फोरम तो पार्लियामेंट है। अपोजिशन जलसे कर रही है, मैं चाहूँ तो अब भी उनसे बड़े बड़े जलसे कर सकता हूं, लेकिन मुझे आवाम को कोरोना से बचाने की फ़िक्र है। दूसरी तरफ हुकूमत की वक्त से पहले सेनेट इलेक्शन करवाने की जो हिकमत अमली हुकूमत बना रही है, इसको हरफ तनकीद बनाते हुए आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत घबराहट का और बुखलाहट का शिकार है। सेनेट इलेक्शन कबल अज़ वक्त कराने का ऐलान करना घबराहट का पता देता है। हुकूमत जानती है कि उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं मिल सकती और इसके अरकान असम्बली इसके साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए इनकी कोशिश है कि सेनेट के इलेक्शन को धांधली से जीत लें। मुझ समेत हम सब ने इस्तीफे जमा करवाने का फैसला कर लिया है। 31 दिसंबर तक क़यादत के पास इस्तीफे जमा करवा देंगे। सिंध हुकूमत की उन्होंने कहा कि कुर्बानी देना पड़े तो हम तैयार हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। जाली वज़ीर आज़म को किसने इख्तियार दिया है कि वो ऐलान करे? इलेक्शन कमीशन अगर आज़ाद है तो फौरी नोटिस ले। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट का इलेक्शन गैर आइनी है। कोर्ट आइन की तशरीह तो कर सकती है लेकिन इसे तब्दील नहीं कर सकती। ये मुमकिन ही नहीं कि शो ऑफ हैंड्स के साथ इलेक्शन करवाए जाएं। लगता है कि पूरी काबीना ही जाहिल है। इस किस्म के इक़दामात से गुरेज किया जाए जिससे नफरत में इजाफा हो। हम हर कीमत पर वोट का हक चाहते हैं। एक तरफ हुकूमत को नाजरीन सेनेट इलेक्शन के हवाले से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट भी हुकूमत के लिए तनकीद का बायस बन रही है। मरियम नवाज ये समझती हैं कि तेल के बहरान से मुतालिक रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है जो हम पहले ही जानते थे। ये सेलेक्टेड लोगों की नाअहली, नाक़िस फैसला साजी और इन सब से बढ़कर बदउनवानी का नतीजा है। मरियम नवाज हुकूमत पर तंज करते हुए ये कहती हैं कि जैसे हमारे पास स्कैंडल्स की कमी है, चीनी, गंदम, LNG, दवाएं और अब तेल का स्कैंडल, तमाम अरबों डॉलर के स्कैंडल्स, नाअहली, नाकिस फैसले, करप्शन और सेलेक्टेड इनके साथियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आवाम से ये सब कुछ लूट मार की अक्कासी करते हैं। दूसरी तरफ मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट में ये इंकशाफात भी नाज़रीन सामने आए हैं कि सीमेंट फैक्ट्रियों की मिली भगत से 40 अरब से ज़ायद का मुनाफा कमाया गया है। सवाल ये है कि क्या हुकूमत मुबैना तौर पर हुकूमत को इन जो करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं इनसे कोई ख़तरा है या अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत को ख़तरा है? सवाल तो ये भी अहम है कि आखिर हुकूमत वक्त से पहले सेनेट इलेक्शन करवाकर हासिल क्या करना चाहती है। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, जब से कल कैबिनेट ने ये बात हुई कि जो सेनेट इलेक्शन है वो मार्च के बजाय 1 महीना पहले फरवरी में हो जाएं, आज प्राइम मिनिस्टर ने वाजे कर दिया कि हम शो ऑफ हैंड के जरिए कराना चाहते हैं, 1 महीना पहले हमने इंतखाबात करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है। तो इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है कि अगर आप अर्ली इलेक्शन करवाना चाहते हैं और शो ऑफ हैंड के जरिए करवाना चाहते हैं, क्या तरमीम करनी पड़ेगी आपको? वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत करने के मिजाज नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 224, आर्टिकल 59 और इलेक्शन एक्ट 205 से लेकर 230 तक के जो तमाम तरीक़ाकार बताया, वाज़ा किया, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंतखाबात कराने हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का फरमाना यह है कि हम कबल वक्त इंतखाबात करवाएंगे, तो कबल अज़ वक्त सेनेट के इलेक्शन का तस्वर नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च के दरमियान इंतखाबात कराने का मजाज है। आइनी तौर पर सेनेट के इलेक्शन 1 माह में होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो पुरानी रवायात है उसके तहत ये 15 फरवरी 18 फरवरी के दरमियान इलेक्शन हो जाएंगे और तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद
11 मार्च को जो है वो नई जो इलेक्टेड मेंबर बनेंगे वो अपना हल्फ उठा लेंगे और 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट। कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि आइन के आर्टिकल 224 की क्लॉज 3 ये कहती है कि जब किसी सेनेट की जो सीट्स होती हैं उनकी मुद्दत पूरी होती है, म्याद पूरी होती है, तो उस म्याद से आप जो है ना वो एक जब ख़त्म होती है तो उससे 1 महीना पहले तक भी आप इलेक्शंस करवा सकते हैं, 1 महीना अर्ली करवाए जा सकते हैं। ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त है, हमने कराया है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि 11 फरवरी और 11 मार्च के दरमियान इलेक्शन हो जाएंगे। 1 महीना दिया ना। सेनेट के इलेक्शन 30 दिन में होते हैं। अगर कौमी असेंबली का मामला पेश हो जाए तो 60 दिन में होती है, 90 दिन में होते हैं। लेकिन सेनेट का इलेक्शन जो है वो 30 दिन में होता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आ रहा है शो ऑफ हैंड के बारे में। शो ऑफ हैंड के बारे में ये है कि आर्टिकल 226 जो है उसमें लिखा है कि सेनेट का इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन होंगे सिवाय प्राइम मिनिस्टर के या वजीर आला के, वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। तो ज़ाहिर है ये आर्टिकल 226 में के तहत शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात कराना जो है वो गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर आईनी तस्वर किया जाएगा। तो इसके लिए आइन में अमेंडमेंट भी नहीं हो सकती, आइन में तरमीम भी नहीं हो सकती अगर आपने शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने हैं तो? उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है ना। आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ना। 2/3 मेजॉरिटी के तहत अपोजिशन के साथ बैठ के 2/3 मेजॉरिटी के तहत ही आइन में तरमीम हो सकती है ना। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये 2 साल का टाइम ज़ाया ही किया ना। पहले शुरू में करवा देते तो अपोजिशन भी तैयार थी और तमाम पार्टियां भी तैयार थी कि बाकायदा एक ऐसा तरीका इख्तियार करें ताकि आइंदा हार्स राइडिंग ना हो। लेकिन एक बात शाजिया मेरे समझ में नहीं आ रहा कि चीफ, इसलिए बड़ा अहम मामला हो रहा है तो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर साहब को 4 सफ़े की समरी भेजने की क्या जरूरत थी? वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ही इख्तियारात में आता है ना। अब वो ये कहते हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो जरूरी नहीं है कि अपना जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग हो। और उन्होंने मिसाल क्या दी? उन्होंने मिसाल ये दी कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी शो ऑफ हैंड के जरिए हो सकते हैं। तो कहाँ यूनियन काउंसिल का इलेक्शन और कहाँ सेनेट का इलेक्शन। यानी हमारे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने हमारे सेनेट के इलेक्शन को यूनियन काउंसिल की सतह पर ले आए। एक बात। तीसरी बात ये कहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 186 के तहत रेफरल भेजेंगे। ठीक है, रेफरल भिजवा सकते हैं, आइन में लिखा हुआ है। लेकिन सदारती रेफरल जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद पर है कि फुल कोर्ट करते हैं या 10 रुकनी जज पर पढ़ाते हैं। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंपल सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये मामला हल हो सकता है। मैं अभी बार आता हूँ, मैं अभी आता हूँ इसकी तरफ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ओपिनियन दे सकती है कि आप इस पर कानून साजी कर ले। लेकिन जहाँ तक अटॉर्नी जनरल का ये फरमाना है कि जी हमें सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए करवाएंगे, इसका मतलब है कि हमने आइन को एक तरफ कर दिया और सदारती ऑर्डिनेंस के इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तान के 5 हाई कोर्ट्स में मुकदमे दायर हो जाएंगे और सेनेट के इलेक्शन जो है तो आगे भी तो बहुत से मामलात पर सदारती ऑर्डिनेंस जो है ना वो इन्होंने जारी किए हैं, बहुत से मामलात पर, तब आइन साइड पे नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने जो बयान दिया ना ये इसके पीछे पता नहीं क्या मुराकात है। मैं अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायद नहीं करता। अटॉर्नी जनरल साहब तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए इंतखाब कैसे करवा सकते हैं सेनेट के इंतखाबात। इसी तरह सदर साहब भी देख लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने आइन के रास्ते में मुखालफत की या आइन के आर्टिकल किसके बारे में हुई तो फिर आप ये समझे कि आइन को। अच्छा एक बात बताएं, अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करती है तो आइंदा आने वाले जो इंतखाबात होंगे क्या फिर वो इसी के मुताबिक होंगे, इसी को फॉलो किया जाएगा? फिर जाहिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट पर राय दे सकते हैं ना कि भी आप इस पर कानून साजी करवा रहे हैं। देखें अच्छा। जैसे आपके जनरल आसिफ बाजवा का जो मामला पेश आया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप इस पर कानून साजी कर लें। तो कानून साजी हो गई और सारा मामले तय हो गए। अब वो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि आप इस पर कानून साजी कर लें। अब फिर कानून साजी के लिए हुकूमत को अपोजिशन के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अगर अपोजिशन इस्तीफे दे देती है फिर क्या होगा? तो नहीं करेगी ना अपोजिशन, तो ज़ाहिर है उनका आजकल मामला चल रही है। हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए ना। अगर ऐसा ही होता कि कहाँ देने अपोजिशन ने इस्तीफे तो इतनी जल्दी भागदौड़ फिर इस हुकूमत को भी ना पड़ती ना कि 1 महीना पहले करा लें, हम इस तरीके से करा लें। 1 महीने पहले कहाँ हो रहे हैं? ये तो आइन में लिखा हुआ है 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च के दरमियान इंतखाबात होने। इलेक्शन जनवरी में तो नहीं हो रहे ना सेनेट के इलेक्शन, वो तो फरवरी में ही होने। 1 महीने के अंदर नोटिस दिया हुआ है, सारा हो जाएगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा
कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो समरी भेजी है और ये कहना कि हम सदारती आर्डिनेंस के जरिए इंतखाब करवा लेंगे, तो ये हमारी समझ से बालातर है और आइन की खिलाफ वर्जी है और एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और इसके बारे में ज़ाहिर है तो तमाम हमारी सिविल सोसाइटी और बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो सारे मैदान में आ जाएगी। तो ये तमाम ही चीज़ को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि उनके जो आइनी माहिरीन की टीम है वो दोबारा गौर व खोज करें। वो बड़े बड़े अच्छे आइनी माहिरीन है, बाबर अवान है, फाज चौधरी है, ये सारे बैठ के इलेक्शन कमीशन से बात की जा सकती है कि इसका क्या हल निकल सकता है। इलेक्शन कमीशन से आप जो है ना वो डायरेक्शन ले सकते हैं। हाँ, इन सबसे पहली बात दुरुस्त है आपकी कि इन्हें चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप इनवाइट करते, उनसे मशवरा करते कि आप इसके बारे में राय दें और जो सदारती रेफरेंस की बजाय इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से वो जो है रेफरेंस जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। सदारती रेफरेंस दुरुस्त नहीं है। हाँ, कमरदिल शाह साहब, आज रज़ा रब्बानी साहब ने ये बात की कि अगर शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इंतखाबात करवाते, जो फिर नेशनलिस्ट पार्टियां हैं उनके लिए एक सीट भी निकालना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो हम अब अलल ऐलान बात करें कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए अगर होगा तो फिर तो साफ शफाफ होंगे इंतखाबात। इनडायरेक्टली तो मैसेज ये है कि खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए अगर होंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, फिर पैसा भी चलेगा, सब चलेगा। इस बात करने का आप यही मतलब इसका लेना चाहिए। रज़ा रब्बानी साहब ने अपने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के बारे में हाथ खोला रखा। अगर ये किसी और पार्टी होते तो आज रज़ा रब्बानी का लहजा कुछ और होता। लेकिन मसला ये है कि आप रज़ा रब्बानी साहब तो शो ऑफ हैंड तो होना ही नहीं है। नेशनल पार्टी कहाँ से बीच में आएगी? शो ऑफ हैंड के लिए तो कानून साजी करनी पड़ेगी। और उसके लिए आप ये देखें कि जो इलेक्शन एक्ट है हमारा सेनेट का, वो 205 से लेकर 230 तक की जो शिकें हैं वो सब तब्दील करनी पड़ेगी, नजरसानी करनी पड़ेगी। आप इतना बड़ा जो है मामला पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा तो कैसे करेंगे? तो ये तो महज एक बात उन्होंने कर दी है, लेकिन बहरहाल कानून हुकूमत को ये सब बहस छेड़ने की इस वक्त में जरूरत क्यों पेश आई, आपको क्या लगता है? ये इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त था कि भाई इस पर हमें कोई कानून साजी करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून साजी के लिए 2 साल उन्हें ज़ाया कर दिया। हाँ, टाइमिंग ठीक नहीं है आपके मुताबिक। कानून साजी कर लेते हैं, हम मानते हैं इस बार स्टडिंग होती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है और बहुत ज्यादा तरीके से जो है इसके बारे में एक ब्लैक मेलिंग होती है। लेकिन वक्त जो है उन्होंने इस अंदाज से इख्तियार किया जबकि हालात अपोजिशन की और हुकूमत के ताल्लुक ठीक नहीं है। तो ये सेनेट का इलेक्शन में ये कहना कि हम सदारती आर्डिनेंस के जरिए करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इसकी मजाज ही नहीं है कि आइन में तरमीम करने की। वो मशवरा दे सकती है, राय दे सकती है, आप कानून साजी। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट राय दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ससी बलेजू साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ससी बलेजू साहिबा, ये बताइएगा कल से जो बहस छिड़ी हुई है सेनेट इंतखाबात की, 1 महीना पहले करवाने की और शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए करवाने की, आज बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये बात मीडिया के सामने आके कर दी है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इस हवाले से ऑपोजिशन को इस पर एतराज़ात हैं क्या? वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट अब तो वाज़ेह हो चुका है कि ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी या बालादस्ती में यकीन करने वाले लोग नहीं हैं। ये चीज़ें, ये काम पार्लियामेंट के करने हैं। यानी जिस अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपकी पार्लियामेंट की, वो फर्द वाहिद आकर अनाउंसमेंट कर रहा है कि ये हम, जैसे ओवरसीज़ के हवाले से भी उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई पायलट प्रोग्राम जो है पहले वो स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में लेकर जाएं, उसमें बहस होनी। तो ये भी इसी तरह कि भाई आप एक पूरा प्रोसीजर है सेनेट इलेक्शन का या किसी भी इलेक्शन का, और उसका दायरेकार जो आता है वो इलेक्शन कमीशन के उसमें ज़मरे में आता है। अब जो है आगे पीछे इलेक्शन कुछ दिन, वो तो उस पर कोई वो नहीं है कदगन। लेकिन जो शो ऑफ हैंड की बात कर रहे हैं, देखिए वो आइन में एक तरीके दर्ज है, उस पर ही उनको चलना है। और ये चीज़ जो है ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल में ये बात करना भी इसको वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा सवाल, ये बात तो
अपोजिशन भी चाहती है, हुकूमत भी चाहती है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ़ होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। हर बार हम देखते हैं कि सेनेट के इंतखाबात के बाद हुकूमत हो अपोजिशन, दोनों तरफ से ये अवावेला मचाया जाता है कि पैसा चला, पैसे की वजह से लोग कहते हैं कि हमारे लोग तोड़ लिए उन्होंने, हुकूमत अपोजिशन दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों तो आप लोग आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दे दें। देखिए, ये बात भी तो दुरुस्त है कि अनफॉर्चुनेटली कि उसमें ऐसी प्रैक्टिसेस बेकार और ये मेरे ख्याल के धांधली वाली प्रैक्टिसेस होती रही हैं और धब्बा लगता रहा है पार्लियामेंट पे, खासकर एमपीएस के बिकने का कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रल होता है कॉलेज वो तो असेंबलीज होती हैं, तो कुछ एक दो सूबाई असेंबलीज में ये तो मुतवातर प्रैक्टिस चलती है उसको, लेकिन आपको वही आइन में दर्ज है कि इसकी खुफिया होनी पड़ेगी। जैसे सेनेट चेयरमैन के हवाले से दूसरे उसमें जो है खुफिया रखी गई है, वैसे ही एक सेनेटर को, और जो आज मियां रजा रब्बानी साहब ने उसकी एक बड़ी वजह जो बताई, एक तो उन्होंने कहा कि आइन में जो तरीके दर्ज है उसके बाहर ये नहीं जा सकते, और फिर दूसरा उन्होंने बड़ी अहम चीज बात की, वो काफियों को दिल से लगी होगी, वो भले न भी कह रहे, वो ये कि देखिए सारी तो बड़ी पार्टीज नहीं है, जो नेशनलिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं वो उनके 5 मेंबर्स हैं, उनके 6 हैं, तो वो जो एक अरेंजमेंट होती है या इस तरह से, फिर तो इनके लिए भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। दूसरी आपकी जो है एक आइन में, और फिर दूसरी चीज फिर मैं कह रही हूँ कि उनके पास खुद पीटीआई के पास सीट्स कितनी है आप बताएं, और ये डिबेट करना चाह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हुए उनको तो उन्होंने एड्रेस किया ही नहीं, फिर आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से वो कमेटी बेकार बना दी उन्होंने, उसमें होती ही नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में हम खुद जो है वो मामलात लेकर आते हैं। मैं मिसाल दूं कि आज ही सेनेट चेयरमैन की तरफ से हमारी कमेटी को, पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो इलेक्शन कमीशन को देखती है और जिसको प्रिसाइड करती हूं मैं, लेटर आया कि ओवरसीज जो पाकिस्तानियों की वोटिंग को सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि इस पर जो है करके हमें बताएं आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। अब ये कमेटी इस पर तो पाबंदी है, लेकिन ये स्पेशल इजाजत हमें देंगे, और उसमें हो सकता है किसी हफ्ते हम या नेक्स्ट वीक एक मीटिंग करेंगे और उसमें रिपोर्ट हम जमा कराएंगे सेनेट में, और सेनेट चेयरमैन के उसमें वो सुप्रीम कोर्ट को देंगे कि ओवरसीज के हवाले से कैसे, तो ये एक पूरी होती है डिबेट। एक तरफ ऑपोजिशन इस्तीफे देने जा रही है कि 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म जो है ना वो स्टेप डाउन कर जाएं, नहीं तो हम इस्तीफे देंगे और उसके बाद हम फरवरी में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। जब अपोजिशन ने इस्तीफे देने हैं तो फिर सेनेट के इंतखाबात 1 महीने पहले हों, फिर तो आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? फिर तो सारा जो है ना वो सिस्टम ही जो है ना वो आगे पीछे हो जाएगा, फिर कैसे सेनेट के इंतखाबात हो सकते हैं? इसको फिलहाल एक तरफ ये भी करके सिर्फ आईनी पोजीशन उसकी देखें तो उसमें कोई मसला नहीं है अगर कुछ दिन आगे आप हो जाए, लेकिन वहां भी उनकी एक दिल की नीयत खराब नजर आती है कि मसलन हम इस्तीफाओं की बात न करते फिर, और ये जल्दी इलेक्शन कराने के, हमारी 3 सीट्स पक्की पीपल्स पार्टी की जो ज़मीनी इंतखाबात होने थे, आपके जो रूल्स कहते हैं उसमें उन्होंने नहीं कराई, जो यहाँ मदद अली साहब की और अली मर्दान शाह साहब की, सब मरहूमी ने, उनके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, और तीसरी हमारी जो है वो मुर्तज़ा बलोच साहब की। अब इन लोगों की हमारे पक्के हल्के हैं, पीपल्स पार्टी का मैंडेट लिया है लोगों ने, और अभी भी इलेक्शन में जो भी जिसको भी लोग चाहें, लेकिन वो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया और ये कह रहे हैं जल्दी हो जाएंगे। अब ये है कि जाहिर आप कह रहे हैं कि आपके इस्तीफों के ऐलान के बाद हुकूमत हरकत में आई है और ये सोचना शुरू किया है कि हमें इलेक्शन जो है ना वो जल्दी कराने चाहिए, इसलिए हुकूमत को वो जल्दी पड़ी। हम कह रहे हैं कि हमारी तो जदोजहद है, जाहिर बात है, उसमें जो भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे और उस पर फैसले होंगे उसको हम जरूर करेंगे, जाहिर बात है, कंसेंसस के साथ, और हमने उसके मुख्तलिफ फेजेस है उसमें चलेंगे। लेकिन इनकी बदनीयती और फ्रस्ट्रेशन का आलम यह है कि इनका खौफ है, यानी इनको खौफ तो है ना कि इस्तीफाओं से ऊपर नीचे सिस्टम हो जाएगा और ये जम न पाएंगे, और तक जल्दी जल्दी इलेक्शन आप सेनेट के करवाएं ताकि फिर अगर असेंबली टूट भी जाती है या ये उसको खुद डिसॉल्व करते हैं तो वो कर लेंगे। नहीं, ये एक हाई टेक हिपोक्रेसी की स्टेशन का भी आलम है मेरे ख्याल में, जो अब आया हो गया। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैनेटर ससी पलेजो साहिबा मेरे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शीरी मज़ारी साहिबा आपका। शीरी मज़ारी साहिबा, कल कैबिनेट में भी ये बात हुई कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो 1 महीना पहले मार्च की बजाय फरवरी में करवाए जाएँ। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात की, तो तनकीद यही हो रही है हुकूमत पर, सवाल भी यही उठ रहा है कि शायद हुकूमत को ये खौफ है, हुकूमत को ये डर है कि अगर अपोजिशन इस्तीफे दे देती है तो जो सेनेट इलेक्शन का मामला है वो डिले ना हो जाए, इनमें तातुल हो सकता है। इसी वजह से हुकूमत बुखलाहट में आकर इस तरह के फैसले कर रही है। सेनेट इलेक्शंस पे गुफ्तगू हुई थी और हमारा कंसर्न था कि किसी तरह हम ये जो सिस्टम सेनेट में जो पैसे चलते हैं इलेक्शंस में और जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो ये ओवरऑल एक डिस्कशन हुई थी, तरीकाकार ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो। वज़ीर आज़म साहब ने खुद आज ये बात की है और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगी जाएगी कि अगर हम ट्रांसपेरेंट तरीके से शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवा लें तो इसकी क्या रिपरकशंस हैं, कि क्या ये लीगली एक्सेप्टेबल तरीका होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, इलेक्शन एक्ट के हवाले से। ये क्लैरिटी हम चाह रहे हैं। महीने का तो इशू आर्टिकल 226 में ज़ाहिर तरमीम कर दें जिसका ऑपोजिशन साथ देने को तैयार नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से आप लोग जो है ना इसकी तशरीह करवाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मदद लेना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से राय लेना चाह रहे हैं कि इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन एक्ट के तहत होता है या कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें कोई अनोमली है नहीं है। एक लीगल ओपिनियन हुकूमत ले रही है सुप्रीम कोर्ट से। आगे उसके बाद डिसीजन उसके बाद ही होगी, डिस्कशन बाकी चीज़ों पे उसके बाद ही होगी। अच्छा शीरी मज़ारी साहिबा, ये जो पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट आई है इस पर भी कैबिनेट में कल डिस्कशन हुई। जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, इस पर जो अब कमेटी बनी है जो सिफारिशात तैयार करेगी कि क्या कार्रवाई करनी है, उस कमेटी का आप भी हिस्सा हैं, आप बता सकती हैं कि कमेटी का मैंडेट क्या है, आपका क्या रोल होगा, कमेटी ने किस एजेंडे पर काम करना है, किन निकात पर काम करना है कमेटी ने? ये हमें कल बेसिकली प्रेजेंटेशन पेश हुई, उस पर डिस्कशन हुई, जो पॉइंट्स आए हैं रिपोर्ट में, और पीएम ने एक कमेटी बनाई जिसके तहत हमारी कमेटी ये देखेगी कि ये किस तरीके से हुआ, कौन जिम्मेवार थे और किस तरह हम ऐसे इक़दामात करें जो ये आगे जाके इस तरह की चीज़ें ना हो सकें। और जाहिर है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कमेटी अपना ओपिनियन और राय देगी कैबिनेट को, आगे फिर कैबिनेट फैसला करेगी। तो इस बारे में नदीम बाबर साहब जो कल वजाहतें दे रहे थे या जो इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते रहे, तो ये भी चीज़ सामने आई कि वुज़रा उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। उनसे तो जवाब कल कोई नहीं मांगे गए। कल तो जो रिपोर्ट जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी उनकी रिपोर्ट फाइनल सामने आई है, उस पे डिस्कशन हुई है कि ये कैसे हुआ और OMCs का क्या रोल था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का क्या रोल था, किधर प्रोसीजरल एरर्स हैं, किधर इनएफिशिएंसीज हैं और किधर डिलिबरेटली कुछ चीज़ की गई कि कई लोग प्रॉफिट बनाए। ये सारी तो ओगरा को जो तहलील करने की बात की गई है शीरी मज़ारी साहिबा, हुकूमत ओगरा को तहलील करने के लिए तैयार है, इस पर भी कल बात हुई। ये इशू ओगरा को ख़त्म करने की अभी कोई बात नहीं हुई, अभी हम एग्जामिन करेंगे, कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस पेश करेगी, फिर कैबिनेट फैसला करेगी। सही। अच्छा शीरी मज़ारी साहिबा, कल सदर पाकिस्तान की जानिब से रेप ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दी गई। आप समझती हैं किस हद तक ये जो ऑर्डिनेंस है औरतों को, बच्चों को प्रोटेक्शन दे सकेगा? देखिए, 2 ऑर्डिनेंसेस इकट्ठे और लिंक्ड हैं, एक क्रिमिनल प्रोसीजर की अमेंडमेंट्स और एक एंटी रेप ऑर्डिनेंस। दोनों जब इकट्ठे हुए हैं उनमें से ख़वातीन को और बच्चों को ख़ास तौर पे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके कई बहुत अहम पहलू हैं। पहला पहलू है कि 2 फिंगर्स हैं, उनको पोस्ट ट्रॉमा सपोर्ट और ट्रीटमेंट मिलेगी। तीसरा, आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन की वजह से आप रिवील नहीं कर सकेंगे, ना मीडिया ना पुलिस। अगर आपने ख़ास तौर पे रेप विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील की, अब सज़ा होगी। ट्रायल पीरियड का एक लिमिटेड टाइम पीरियड है।
उसमें क्या कहते विमेन पुलिस ज़्यादा क्या कहते हायर होगी, मेडिको लीगल जो ऑफिसर्स हैं वो भी ख़वातीन को ज़्यादा इंडक्शन की जाएगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इनके साथ लिंक्ड हैं। फिर जो सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री पहली दफ़ा पाकिस्तान में बनेगी, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, ना सिर्फ प्रोविंसेस के दरमियान लेकिन बैरून मुल्क भी अगर कोई शख्स ऐसा क्राइम करता है, अपना जेल टर्म करके वापस पाकिस्तान आता है तो वो आइडेंटिफाई हो सकता है। क्योंकि एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं कि लोग आए हैं वापस जिन्होंने सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए सेंटेंसेस यूरोप में सर्व किए और उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई पाकिस्तान में। तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे तहफ़्फ़ुज़ बढ़ेगा। और पुलिस अगर डिले करती है या पुलिस रुकावटें पे बीच में डालती है तो उनको सजा मिलेगी। तो मैं समझती हूँ ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एंटी रेप ऑर्डिनेंस और जो क्रिमिनल प्रोसीजर की अमेंडमेंट्स हैं और रेप की डेफिनेशन भी बहुत अब एक्सप्लिसिट और एक्सपैंड करके की। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करने के बाद से बड़ी चीज़ें मीडिया पर रिपोर्ट हुई कि जो शीरी मज़ारी साहबा है ये वजारत ख़ारजा की जो कारकर्दगी है इससे मुतमईन नहीं है। किस हद तक ये बात दुरुस्त है? अगर ये बात सच है तो वजारत ख़ारजा की कारकर्दगी पर क्या रिजर्वेशंस हैं आपकी, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए मेरे तहफ़्फ़ुज़ात स्पेसिफिक सच नहीं, मैं समझती हूँ कि अब डिप्लोमेसी का रोल बहुत बढ़ गया है। इकनॉमिक डिप्लोमेसी है, उसमें इंसानी हकूक़ की डिप्लोमेसी है और कश्मीर का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो मसला है उसमें प्रोएक्टिव और नॉन ट्रेडिशनल तरीक़ेकार भी हमें अपनाने चाहिए। हमें सिविल सोसाइटीज़ जो बाहर हैं, पार्लियामेंटेरियंस के ग्रुप्स हैं दुनिया में इंसानी हकूक़ के हवाले से, उन सबको इंगेज करना चाहिए, एक्टिविटीज़ एक्सपैंड करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए और नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में भी हमें डिप्लोमेसी को लेके जाना चाहिए। जो यूएन के ह्यूमन राइट्स रैपोर्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें। हाँ, आप देखें कि यूएन ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन के ऑफिस ने 2 रिपोर्ट्स कश्मीर पे लिखी हैं और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ रेजोल्यूशन अब लाएं रिपोर्ट्स पे, जो ये कश्मीर रिपोर्ट्स पे बेस्ड कोई बेसिस इस्तेमाल करके। फिर यूएन ह्यूमन राइट्स के जो स्पेशल मैंडेट होल्डर्स हैं उनके साथ हम इंटरैक्शन अपना बढ़ाएं। हमारा जो कश्मीरी डायस्पोरा है वो ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो ये आपको रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ अब एक्सपैंड करनी पड़ेंगी ताकि जो हिंदुस्तान कर रहा है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में और जो अपने मुसलमानों के साथ जुल्म और तशद्दुद कर रहा है और उन्होंने पूरा एक अब एक्सपोज हो गया प्रोपेगेंडा। आपको भी याद होगा कि पिछले दिनों वज़ीर आज़म ने ये बात की कि पीडीएम की जो तहरीक है इसको गैर मुल्की कुछ ताकतें हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। आपके हवाले से भी आज एक अखबार में मैं ये खबर पढ़ रही थी कि जो पीडीएम की तहरीक है इसको गैर मुल्की फंडिंग के कुछ शवाहिद मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं। क्या वाकई इस हवाले से कुछ सबूत मिले हैं? क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशन है जो पीडीएम पर लगाया जा रहा है। हमने तो कहा है कि एविडेंसेस आ रही हैं। अब जो इदारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जाहिर है जब सारे एविडेंसेस कलेक्ट कॉन्क्रीट तरीके से हो जाएंगे फिर हुकूमत एग्जामिन करेगी। ये आपको पता है कि मेरे दायरे में तो नहीं है, मैं तो इंसानी हकूक़ से डील करती हूँ। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज जो इनसे डील करती हैं, वो आपको इस पे ज़्यादा डिटेल्स बता सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी साहिबा मेरे साथ थी। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज पूरी कौम सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वालों की 6ठी बरसी मना रही है। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह तरीन दिन था जब कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 6 दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर
बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों समेत अमले के 17 अफराद को शहीद कर दिया था। ये वो सानहा था जिसने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर ला खड़ा कर दिया था और पूरी कौम ने मुकम्मल इत्तफाक राय से 20 निकात पर मुश्तमिल नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया था, जिसकी रोशनी में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी। पाक फौज ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन राह-ए-रास्त जैसे कई कामयाब मिलिट्री ऑपरेशंस किए। दहशतगर्दी के खिलाफ 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि माजी की निस्बत आज का पाकिस्तान बहुत महफूज है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। दुश्मन वक्त के साथ साथ अपने अहदाफ और जंग के तरीक़ाकार को तब्दील कर रहा है। तारीख़ ये बताती है कि 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। अफ़गानिस्तान से शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शोलों ने सबसे ज़्यादा जिस मुल्क को मुतासिर किया वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया। आज तकरीबन 19 साल के बाद ये जंग अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका, तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान अफ़गान पीस प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर रोल प्ले कर रहा है। आज इसी सिलसिले में अफ़गान तालिबान सियासी कमीशन के वफ़द ने मुल्ला अब्दुल गनी की सरबराही में वज़ारत ख़ारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित पर इत्तफ़ाक़ इंतहाई खुश आइंद है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन का वाहिद रास्ता नतीजा खेज़ और जामे मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ कसीरुल जहती बरादराना मरासम का फ़रोग़ का मतमनी है। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तालिबान इस बात पर कायल हैं कि अफ़गान लड़ाई का जारी रहना किसी के भी मफाद में नहीं है। तालिबान अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार के मुतरफ़ हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की नाज़रीन हम बात करें तो आज का दिन सानहा मशरिक़ी पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत अहम है। यकीनन आज भी पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया के लिए सकूते ढाका के वाक़े में बहुत सारे सबक मौजूद हैं। हमने क्या सीखा इसमें? मुझे इस पर बात करनी है। तज्ज़ियाकार रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, दोहा में तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान अफ़गानिस्तान का जो अब सियासी मुस्तक़बिल है आइंदा के बारे में, उस हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका पहला जो मरहला है वो ख़त्म हो गया है और अब 5 जनवरी को जो दूसरा, और कहा जा रहा है कि शायद वो फैसला कुन मरहला भी हो सकता है, वो 5 जनवरी को शुरू होगा। और अब कहा जा रहा है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने दूसरे मरहले के जो मुज़ाकरात हैं वो कह रहे हैं कि दोहा की बजाय अफगानिस्तान की किसी जगह पर किए जाएं। आपको लगता है तालिबान के लिए ये उनकी तजवीज़ काबिल कबूल होगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब से 29 फरवरी को ये एग्रीमेंट हुआ है तालिबान और अमेरिकन के दरमियान, और जिसमें ये तय पाया था कि 10 मार्च तक कैदी रिलीज़ होंगे, उसके बाद जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत शुरू होगी। अशरफ गनी की हुकूमत ने उसी दिन से उसमें रोड़े अटकानी शुरू कर दिए, हत्ता कि जो काम 1 महीने में होना था कैदियों की रिहाई का, उसको 6 महीने लगे। उसके बाद 12 सितंबर को बातचीत शुरू हुई। 3 महीने सिर्फ इस बात पे लगे कि बातचीत किस फ्रेमवर्क किया हो, एजेंडा किया हो। हाँ। जो काम 10 दिन में हो सकता था उसको 3 महीने लगे। मुसलसल अफगान हुकूमत की कोशिश रही है कि बातचीत को प्रोलॉन्ग किया जाए, स्टेटस को प्रोलॉन्ग किया जाए, क्योंकि वो स्टेटस को की पैदावार हैं और वो ये समझते हैं कि अमेरिका की मदद आती रहेगी और उनकी हुकूमत अपनी मदद पूरी कर लेगी। इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ किस्म के रोड़े अटकाते रहे हैं। अब ये कहते हैं कि बातचीत काबुल में हो। काबुल में बातचीत नहीं होगी जब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता, और ब्रेक थ्रू का मकसद ये है कि जब तक गवर्नेंस सिस्टम। आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से इक़दाम हो जिसको ब्रेक थ्रू समझा जाए? यस, ब्रेक थ्रू उस सूरत में हो सकता है जब इस बात पे एग्रीमेंट हो जाए कि एक ट्रांजिशनल हुकूमत, एक इंटरिम हुकूमत मौजूदा हुकूमत की जगह लेगी
उसमें तालिबान भी शामिल होंगे, उसमें जो और फैक्शंस हैं उनकी नुमाइंदगी भी शामिल होंगे, और उनका पीरियड जो है 2 साल 3 साल होगा। एक लोया जरगा उसको मुतय्यन करेगा कि कितनी मुद्दत के लिए ट्रांजिशन हुकूमत हो। लेकिन इस ट्रांजिशन हुकूमत के उसमें जो रुकावट खड़ी कर रहे हैं वो अफगान हुकूमत है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक ट्रांजिशन हुकूमत आए और वो अपने मराहत, अपनी जो कुर्सियां हैं, अपनी जो पोजीशन हैं, उसको वो जो है वो गिव अप कर लें। तो ऐसे में तो मुस्तकबिल का जो सियासी ढांचा है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, उसमें काबुल इंतजामिया, काबुल हुकूमत और तालिबान का एक पेज पर आना बहुत मुश्किल लग रहा है। इस वक्त दोनों का एक पेज पे आना बहुत ही मुश्किल है, और इसकी कुंजी सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास कुंजी इसलिए है कि $4.5 बिलियन जो सालाना वो प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं की बुनियाद पे अफगानिस्तान की हुकूमत चल रही है। अगर वो इसमें सीरियस हैं, और जो बाइडेन जो नए सदर मुंतखब हो गए हैं, अगर वो इसमें सीरियस हैं, तो अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़े तौर पे बताएंगे कि ये इमदाद जो है सिर्फ उसी सूरत में जारी रहेगी जब आप रुकावट नहीं बनते रिकन्सिलिएशन के रास्ते में और पीस के रास्ते में। जब तक उनको ये अल्टीमेटम अमेरिका की तरफ से नहीं मिलता, वो जैसे कि उन्होंने पिछले 9 महीने ज़ाया किए, तो बाइडेन और बगैर किसी वजह के उन्होंने इस देखिए, मैं समझता हूं कि जो बाइडेन को ये फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तलख फैसला है। लेकिन इसके बगैर जो 29 फरवरी का जो एग्रीमेंट है, हाँ, जिसमें ये तय पाया है कि मई 2021 से पहले सारी अमरीकी फौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी, ये उस सूरत में निकल सकती है जबकि एक मुआहदा हो जाए। हाँ। मुआहदा उस सूरत में होगा जब एक इंटरिम गवर्नमेंट पे एग्रीमेंट हो। इंटरिम गवर्नमेंट पे एग्रीमेंट होने के लिए अशरफ गनी की हुकूमत पे दबाव डालना होगा। इसके बगैर मैं नहीं समझता कि कोई और रास्ता अमेरिका के लिए है, कोई और ऑप्शन अमेरिका के लिए इस वक्त नहीं है। बाकी ऑप्शन बंद हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 52% है, लोग वहां से जा रहे हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, इकॉनमी उनकी कोलैप्स होने लगी है। ऐसे हालात में अगर कोई मजीद अबतरी हो तो उस कयास होगा, कयास का जो नुकसान होगा वो सारे रीजन पे होगा। सबसे ज्यादा कयास का नुकसान जो है वह पाकिस्तान पे होगा। पाकिस्तान इस हवाले से मजीद कोई आप समझते हैं कि हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? आज जो तालिबान का सियासी कमीशन है, उनका वफ्द जो था वो भी आया, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से उन्होंने मुलाकात की। इस हवाले से क्या मज़ीद तालिबान या अफ़गानिस्तान अमेरिका की और एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान और रोल प्ले करे, और वो क्या हो सकता है और पाकिस्तान क्या कर सकता है? जी मैं आपको बताता हूँ। रोल ये है कि वो ये मुतालबा कर रहे हैं, अफगान हुकूमत और अमरीकी हुकूमत ये मुतालबा कर रही है पाकिस्तान से कि आप तालिबान पे दबाव डालें कि वो एक सीज फायर पे एग्री हो जाएं। तालिबान ये कहते हैं कि सीज फायर के लिए हम उस वक्त एग्री होंगे जब कोई जो बुनियादी मसाइल हैं, जो कंट्रोवर्शियल, जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, इस पे कोई एग्रीमेंट हो जाए। अगर इस वक्त हम सीज फायर कर लें और वो सीज फायर डिलीवर न करे तो जो लोग हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको दोबारा लड़वाना, फील्ड में भेजना, वह हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर हम सीज फायर पे इत्तेफाक कर लेते हैं तो हमारी मूवमेंट जो है वो तकसीम हो जाएगी, क्योंकि तालिबान की तहरीक के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कोई समझौता नहीं होगा। तो वो ये समझते हैं कि अशरफ गनी और अमेरिकन हुकूमत की एक चाल है कि उनको सीज फायर पे मजबूर कर दिया जाए ताकि उनकी तहरीक कमजोर हो जाए, बढ़ जाए। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि उनकी पोजीशन को समझने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल रुस्तम शाह साहब, वो इस हवाले से कि ज़ाहिर है पाकिस्तान अफ़गान पीस प्रोसेस के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। अभी भी पाकिस्तान से मज़ीद कहा जा रहा है कि तालिबान पर प्रेशर डालें। हम तो अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये पीस प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, ज़ाहिर है पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का जो पीस है, अमन है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन अफ़गानिस्तान की सरजमीन जब भारत इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसमें क्या अमेरिका कोई रोल प्ले नहीं कर सकता भारत पर दबाव डालने के लिए? जब पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना हम लोग तालिबान को टेबल टॉक पर लाने के लिए वहाँ से अमेरिकी अफवाज के खिलाफ पाकिस्तान बड़ी मदद कर रहा है, क्या अमेरिका हमारी मदद नहीं कर सकता भारत पर दबाव डाल के कि आप एक तरफ यहाँ पर अमन कायम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उसी मुल्क की ज़मीन को जो है ना वो भारत इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़?
देखिए, अमेरिका दबाव तो डालेगा, लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि पहली बात यह है कि भारत इनकार करेगा कि वो कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफगान सरजमीन को उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। वो झूठ बोलेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन वो कहेंगे, वो तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट मौजूद है। अमेरिका को हिंदुस्तान की मदद की ज़रूरत है चाइना की कन्फ्रंटेशन में। ये दोनों ममालिक जो हैं वो जो साउथ चाइना सी में जो तनाज़ात हैं उनमें एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से ख़राब हो जाएं। मैं नहीं समझता कि इसमें वो अमेरिका ज़्यादा रोल अदा कर सकता है। जो लोग रोल अदा करेंगे वो अफगानिस्तान की हुकूमत होगी, चाहे तालिबान की हुकूमत हो चाहे और हुकूमत हो। उनको ये बताना होगा हिंदुस्तान को कि अब ये काफ़ी हो गया है और हमारी सरजमीन को आप इस्तेमाल न करें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो बायलेटरल ताल्लुकात हैं उनको अपनी जगह पर रहने दें, लेकिन हमारी सरजमीन को आप किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करें। हुकूमत कर सकती है। अमेरिका का इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि बहुत लिमिटेड रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तजिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, अभी इंट्रो में मैंने बात की कि आज जो पूरी कौम है, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में जो तालिब इल्म शहीद हुए, जो असातिज़ा शहीद हुए, जो अमला शहीद हुआ, उसकी आज पूरी कौम जो है वो छठी बरसी जो है वो मना रही है। जब भी 16 दिसंबर का ये दिन आता है तो पूरी कौम गमज़दा हो जाती है। एक बार फिर से जो है ना वो सोग में पूरी कौम डूब जाती है। जो उस वक्त का सानिया था, यकीनन इसका जो गम है ये कौम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सानिया APS के एक स्टूडेंट हैं, ये भी इससे मुतासिर हुए थे, अहमद नवाज़। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद नवाज़ साहब आपका। मेरा बड़ा सादा सा सवाल, जब भी इन 6 सालों में हर साल ये दिन आया है 16 दिसंबर का, तो जहन में पहला ख्याल क्या आता है 16 दिसंबर की सुबह को? जी, हर साल जब ये वाक़या आता है, जब वाक़े का दिन जो हर साल आता है 16 दिसंबर का दिन, तो वो वाक़या जो है तो अपनी आंखों के सामने ताज़ा हो जाता है। जो ज़ख़म उस वाक़े में मिले थे वो ताज़ा हो जाते हैं, जो मेंटल ज़ख़म थे। क्योंकि मैंने स्कूल में उस दिन जो मनाज़र देखे, जो मेरे दोस्त मेरे सामने शहीद कर दिए गए, मेरी असातिज़ा कराम जो थी तो उनको मेरे आंखों के सामने शहीद कर दिया गया था, तो वो मनाज़र जो है तो मेरी आंखों के सामने आके खड़े हो जाते हैं और हर साल ज़ख़म दोबारा ताज़ा होने लग जाता है। सर, अब आप बताइएगा, जब ये वाक़या पेश आया, आप उस वक्त क्लास में थे, ऑडिटोरियम में थे, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उस वक्त ऑडिटोरियम में था, जो मेन हॉल था जहाँ पर असेंबली हो रही थी अपने दोस्तों के साथ। सही। तो उस वाक़े के कितने अरसे के बाद आप पाकिस्तान से गए और अब क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, किस क्लास में हैं आप, ज़रा बताइएगा। जी, तो उस वाक़े से तकरीबन 1.5 महीने बाद जो है तो मुझे क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल बर्मिंघम में लाया गया इलाज के लिए, इसलिए कि वहाँ पर इलाज वो कह रहे थे कि मुश्किल होगा। तो यहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ में से इलाज हो के मैंने यहाँ पर पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ज़रूरी था कि मैं अपनी भी पढ़ाई जो है तो उस हादसे के बाद कंटिन्यू करूँ। अभी जो है तो रिसेंटली मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जहाँ पर मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया है। मैं वहाँ पर जी फ़िलासफ़ी एंड थियोलॉजी में स्टडी कर रहा हूँ ऑक्सफोर्ड में। तो अभी मेरा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ है। और इस आने से मुतासरा और भी स्टूडेंट्स आपके साथ यहाँ पर हैं? मेरे ख्याल से कुछ और भी आए थे, जो जिसमें से कुछ चले गए और कुछ अभी भी है। सही। तो आज के दिन आप APS के स्टूडेंट्स जो हैं और जो तालिब इल्म हैं, पूरे पाकिस्तान के जो तालिब इल्म हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो मेरे दोस्त हैं जिसमें जो उस हादसे में जो सरवाइव कर गए, जो बच गए उस हादसे में, और इसके अलावा जो जितने भी तालिब इल्म हैं, तो उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है कि यू आर द रियल हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। ऑफ कोर्स आप लोगों ने जो कुछ देखा उस दिन, तो मेरे ख्याल से हम में से एक भी जो है जिन्होंने जो कुछ देखा स्कूल के अंदर, तो कोई भी नहीं भूल पाएगा वो हादसात। लेकिन उससे हमें आगे आना है, हमने अपनी भरपूर कोशिश करनी है कि हम अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दें, और इसके अलावा कोशिश करें कि औरों को भी इनकरेज करें एजुकेशन की तरफ, सोसाइटी को बेहतर बनाने की तरफ, ताकि इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया APS के मुतासिरा तालिब इल्म अहमद नवाज़
मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।